वेलकम टू सेल्स जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सेल्स सिग्नलिंग के अगले क्वेश्चन। देखो, दो पार्ट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और हर एक पार्ट में मैक्सिमम आपके 20-20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, यानी 40 क्वेश्चन आपके वेल एंस्टूड हैं। और देखो, उन 40 क्वेश्चन को यदि आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कहाँ हमारी गलती है, कहाँ हमें सुधरना है और कहाँ आपको मतलब आपको एक लेवल चेक होगा उन क्वेश्चन से। तो आपको वो वीडियो जरूर वॉच कर लेनी है। मेरे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाना, आपको पहले पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी सेल सिग्नलिंग की। ये होने वाली है 3rd वीडियो। ऐसे 4th, 5th, 6th, 7th वीडियो आती रहेंगी। सेल सिग्नलिंग के सारे टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। आपके MCQ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और ये काफ़ी महंगी बुक से आपके MCQ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फ्री में मटेरियल मिल रहा है, आपको बस अटेम्प्ट करना है खुद। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी है और पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जाएगा। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमनली ऑब्जर्व्ड consequences ऑफ बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल molecules टू इट्स सेल सरफेस रिसेप्टर। यहाँ बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो फिनोमेना होगा वो नहीं होता है जब कोई भी मोलिक्यूल्स सेल सरफेस के ऊपर अटैच होता है, यानी ऐसा रिसेप्टर जो सेल सरफेस के ऊपर है। रिसेप्टर डायमराइजेशन, तो आप सभी को पता होगा रिसेप्टर डायमराइजेशन होती है। इन द केस ऑफ आर्टिक आप सभी को पता होगा। यहाँ पूछा है नहीं होती है। रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन, ये भी होती है। जब भी आपका आर्टिक एक्टिवेट होगा तो रिसेप्टर फॉस्फोराइट तो होगा। कन्फर्मेशन चेंजेस इन द रिसेप्टर, ये भी आप सभी को पता होगा। जब भी आपका लाइगेंड बाइंड होता है तो GPCR आपका गैप एक्टिविटी को अपनी एक्टिवेट कर देता है, यानी ये भी है। और 4th प्रो, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द रिसेप्टर। क्या रिसेप्टर और बनाना पड़ते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि कोई लाइगेंड बाइंड किया और रिसेप्टर ने अपनी संख्या को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द सेकंड मैसेंजर विच ओपन द कैल्शियम आयन पोर्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। आप सभी को पता होगा ये कौन से सिग्नलिंग की बात की जा रही है। ये सिग्नलिंग की बात की जा रही है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर GPCR की, आपकी क्यू सिग्नलिंग की बात की जा रही है। आपको मैंने 3 सिग्नलिंग करवाई है GPCR की। एक है आपकी अल्फ़ा, जिसको बोलते हैं एस, ठीक है, GQ अल्फ़ा एस सिग्नलिंग। एक करवाई है GQS आपकी, कौन सी सिग्नलिंग? Q वाली। और तीसरे आपकी I वाली और एक T वाली भी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी S वाली है और Q वाली है। तो इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन आया आपका GPCR सिग्नलिंग Q से। यहाँ बोला है कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा जब वो ओपन होगा या एक्टिव होगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाएगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, वहाँ पर कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। तो वो कौन है? क्या वो डाइएसाइलग्लिसरॉल डैग है? क्या वो साइक्लिक AMP है? क्या वो फॉस्फेटाइल अनएसिटोल बिसफॉस्फेट है? या अनएसिटोल ट्राइफॉस्फेटेज है? तो कौन है वो? ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। देखो, ये कौन सी सिग्नलिंग है? क्यू सिग्नलिंग है। तो क्यू सिग्नलिंग में कभी आपका साइक्लिक AMP नहीं बनता है, ये आपका बनता है ड्यूरिंग S सिग्नलिंग। डाइएसाइलग्लिसरॉल एंड IP3, ये 2 चीज़ें बनती हैं ड्यूरिंग क्यू सिग्नलिंग। तो आपका आंसर होना चाहिए था या तो डैग होना चाहिए था या IP3। पर डैग का काम होता है PKC को एक्टिवेट करना, डैग का काम नहीं होता है कैल्शियम को ओपन करवाना। कैल्शियम को ओपन करवाने का काम दिया हुआ IP3 को, और IP3 का फुल फॉर्म है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not a consequences of increased cellular level of cyclic AMP। देखो, साइक्लिक AMP जब सेल में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? देखो, 3 चीज़ें होंगी, एक चीज़ नहीं होगी। तो आपको वही चीज़ ढूंढनी जो नहीं होगी। ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ काइनेज कैस्केड। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। काइनेज तो एक्टिवेट होगा आपका। एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसन जी प्रोटीन, क्या साइक्लिक AMP बढ़ने से जी प्रोटीन बढ़ेगी? नो 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 नो, ये तो बिल्कुल ही आपकी गलत स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? देखो, जब आपका GPCR एक्टिव होता है तो GPCR के एक्टिव होने से आपकी जी प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, और जी प्रोटीन के एक्टिव होने से आपका एडेनाइलेट साइक्लेज एक्टिव होता है। एडेनाइलेट साइक्लेज आपका साइक्लिक AMP बनाता है। अब साइक्लिक AMP बनेगा, ज़्यादा होगा, तो साइक्लिक AMP से आगे वाली जो प्रोसेस है वो बढ़ेगी, ना कि पीछे वाली प्रोसेस। पीछे वाली प्रोसेस तो जी प्रोटीन वाली थी, वो पहले ही हो चुकी है। अब साइक्लिक AMP के बढ़ने से जी प्रोटीन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4,
Protein phosphorylation is the part of the most pathway of the intracellular signal transductions. All of the following statements about phosphorylation are correct except. आपको एक गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है फोस्फोराइलेशन के बारे में जो गलत है, ठीक है। तो पहले पढ़ो, फोस्फोराइलेशन कैन बी ऑन द सेरीन एंड थ्रेनिन रेजिड्यू, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोस्फोराइलेशन सेरीन थ्रेनिन टायरोसिन काइनेज कहीं पर भी हो सकती है। दूसरा है फोस्फोराइलेशन चेंजिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोटीन काइनेज कैस्केड्स रिजल्ट इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सिग्नल्स, ये भी बिल्कुल सही है। अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, टायरोसिन काइनेज आर ऑलवेज ए पार्ट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखो ऑलवेज आपका लिखा है तो ये कभी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है टायरोसिन काइनेज आर ऑलवेज ए पार्ट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन। आरटीके में क्या होता है आप सभी को पता होगा, आरटीके सिग्नलिंग में टायरोसिन काइनेज आपका एंजाइम का पार्ट होता है, रिसेप्टर का पार्ट होता है, रिसेप्टर के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ये तो स्टेटमेंट ठीक होनी थी अगर आरटीके की बात की होती, बट कई बार होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ जैक स्टार्ट सिग्नलिंग की, तो जैक एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो टायरोसिन काइनेज है, बट वो रिसेप्टर के साथ लिंक्ड नहीं होता है डायरेक्टली, यानी पहले से ही रिसेप्टर के अंदर नहीं होता है, वो बाहर से लिंक किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम एंजाइम लिंक्ड सिग्नलिंग, ठीक है। यानी टायरोसिन काइनेज लिंक्ड एंजाइम, यानी एक ऐसा रिसेप्टर जिसके पास टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी लिंक्ड है, ना कि पहले से प्रेजेंट है। आरटीके में तो पहले से प्रेजेंट होती है, बट जैक स्टार्ट सिग्नलिंग में ऐसा नहीं होता है, वहाँ से बाद में अटैच की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज बाय, ये तो मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। इसमें सिंपल मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बताया था, ऐसा स्ट्रक्चर बताया था मैंने किसका, आपका ऐसा स्ट्रक्चर बताया मैंने प्रोटीन काइनेज ए का, जिसमें यहाँ पर मैंने बताया था 2 आपके आर होते हैं और 2 आपके सी होते हैं। जैसे साइकिल के एमपी बनेगा तो वो आर सब यूनिट पर बाइंड करेगा ऐसे से, और जिसकी वजह से सी सब यूनिट आपके रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अभी इधर से क्वेश्चन है, तो स्टिमुलेटिंग इट्स फोस्फोराइलेशन, स्टिमुलेटिंग द डायमराइजेशन ऑफ द काइनेज सब यूनिट, इंक्रीजिंग इट्स एक्सप्रेशन बाय द स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ ट्रांसलेशन इनहिबिटर प्रोटीन बाउंड इट्स एमआरएनए, कुछ भी लिखा हुआ है, बाइंड्स रेगुलेटरी सब यूनिट्स एंड इंड्यूसेस द रिलीज फ्रॉम द कैटाटिक सब यूनिट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपके कौन सी है, डी स्टेटमेंट, क्योंकि डी स्टेटमेंट में वो लिखा है कि रेगुलेटरी सब यूनिट पर साइक्लिक एमपी बाइंड करेगा और उस रेगुलेटरी सब यूनिट को प्रोटीन काइनेज ए की कैटाटिक सब यूनिट को रिलीज करवाएगा, ठीक है। तो आपका डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन फोस्फेटेज, ये तो क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, ये तो बच्चे का क्वेश्चन है। प्रोटीन फोस्फेटेज, ये तो भाई मैं हिंट भी क्या ही दूँ, अब मैं कितने बार करवा चुका हूँ कि प्रोटीन काइनेज एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो फोस्फेट को ऐड करवाते हैं, और प्रोटीन फोस्फेटेज ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो फोस्फेट को रिमूव करवाते हैं। अब भाई सीधा लिखा हुआ है कैटलाइज द रिमूवल ऑफ फोस्फेट रेजिड्यू फ्रॉम प्रोटीन, तो कहीं दिखने की जरूरत क्यों पड़ी आपको, जहाँ पर रिमूवल वर्ड आ गया तो भाई राइट आंसर है फोस्फेटेज के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर ऊपर तो नहीं दिया, ओहो ओके। क्वेश्चन नंबर 7, मैच ईच कंपाउंड इन द लेफ्ट कॉलम विद इन राइट कॉलम, सिंपल बात है, आपको बस मैच करना है। देखो जिसका जिसका आपको पता है वो मैच करते चलना है, ठीक है, मेरे साथ आपको मैच करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, वो है IP3, क्योंकि मैंने पीछे बताया अभी जस्ट दो मिनट पहले आपको बताया मैं कि आपका IP3 एक सेकंड मैसेंजर है और अराइज होता है क्यू सिग्नलिंग में, और क्यू सिग्नलिंग को कई बार PIP2 सिग्नलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो IP3 को सीधा मैच कर दो 3 से, कर दी मैच। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब दूसरा पढ़ो रास के बारे में। रास एक मोनोमेरिक प्रोटीन है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, अब आपको बस याद रखना है। रास क्या है, एक मोनोमेरिक प्रोटीन है, यानी स्मॉल जी प्रोटीन है। अब कहाँ लिखा है, रास इज ए स्मॉल जी प्रोटीन GTP, और देखो फोर्थ में लिखा है, तो टी को फोर्थ से मैच कर दो। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब आपको करना है और इजी क्या हो सकता है, डैग बहुत इजी है, क्योंकि डैग क्या है, सेम PIP2 की सिग्नलिंग में चलता है, और डैग का काम क्या है, एक्टिवेशन करना प्रोटीन काइनेज C को। तो ढूंढो कहाँ है प्रोटीन काइनेज C, कहाँ हो रही है एक्टिवेशन प्रोटीन काइनेज C की, प्रोटीन काइनेज C की सिग्नलिंग हो रही है आपकी, नीचे आ जाओ साथ में। अब आगे चलो। अब बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर, देखो बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर किसके रिसेप्टर होते हैं, ये भी बहुत ईजी था असल में, ये आपके एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर होते हैं। तो कहाँ लिखा है एपिनेफ्रिन, वो देखो सेकंड ऑप्शन पर लिखा हुआ है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ओके। तो ये भाई ये बाइंड करेगा सेकंड के पास। अब देखो अब क्या क्या बचा हमारे पास, अब बचा मेरे को 2 चीज़ें बची हैं। एड्रेनालेट साइक्लेज, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, पहले पर आप ये भी कर सकते थे। एड्रेनालेट साइक्लेज क्या करता है, एड्रेनालेट साइक्लेज आपका साइक्लिक AMP बनाता है। कहाँ बनना साइक्लिक AMP,
अच्छा साइक्लिक एमपी नहीं लिखा है, लिखा होगा यार कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, क्यू को मैच करो। ओके साइक्लिक एमपी नहीं लिखा तो कुछ और लिखा होगा इन्होंने, क्या लिखा है डिनेट साइकिल्स के बारे में। ओके ओके ठीक है, हाँ तो ये 6 के साथ मैच कर दो इसको। क्यों किया, क्योंकि इज एक्टिवेटेड बाय, देखो एक बार जी अल्फा प्रोटीन एक्टिव होगी तो यही तो एडेनाइड साइकिल इसको एक्टिवेट करती है। इससे आगे नहीं पूछा है, साइक्लिक एएमपी का रोल नहीं पूछा है, पूछा है कि साइक्लिक एएमपी किससे एक्टिवेट होता है, तो ये साइक्लिक सॉरी जी अल्फा प्रोटीन से एक्टिव होती है तो उसे मैच कर दो। और जी प्रोटीन क्या है, और जी प्रोटीन क्या है, क्या है जी प्रोटीन, जी प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन है जब भी जीपीसीआर एक्टिव होगा तो ये एक्टिव होगी, यानी ट्रांसड्यूस द हार्मोन स्टिमुलस फ्रॉम एन एक्टिवेटेड 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर टू द एडेनल साइकिल, 7 टीएम यानी 7 ट्रांस मेम्ब्रेन यानी जीपीसीआर। तो इसको मैच कर दो अपनी जी प्रोटीन को इसके साथ। अब आपको ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देन चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 में इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, और ये तो बहुत ईजी है, ये भी मुझे पता है हर एक बच्चा कर लेगा। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स यानी ऐसे रिसेप्टर जो सेल के अंदर होंगे, ठीक है, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले ये यूजली बाइंड टू द हाइड्रोफोबिक लाइगेंड, बिल्कुल सही है, हाइड्रोफोबिक लाइगेंड ही होता है वो। हाइड्रोफिलिक तो होता है जो सेल सरफेस के ऊपर बाइंड करें, हाइड्रोफोबिक जो सेल को क्रॉस कर जाए। दूसरी है मे बी लोकेटेड आइदर इन द साइटोसोल और न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। टाइप 1 हो सकते हैं या टाइप 2 हो सकता है। टाइप 1 होते हैं जो साइटोसोल में होते हैं, टाइप बी जो होते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं। टाइप 1 वाले को होते हैं जितने स्टेरॉयड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और जितने भी न्यूक्लियस में होते हैं जैसे थायराइड हो गया, रेटिनोइक एसिड हो गया, विटामिन डी हो गई, ओके, तो टाइप 2 होते हैं, बट दोनों होते हैं इंट्रासेलुलर। थर्ड स्टेटमेंट व्हेन बाउंड टू द लाइगेंड रेगुलेट द जीन ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही है। तो मतलब सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यानी इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 9 एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर द स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड आर मोस्ट लाइकल टू बी बाइंड, ये तो वही बात आ गई जो अभी मैंने की, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा साइटोप्लाज्म कर दो, ठीक है, टाइप वन रिसेप्टर हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 रोडोप्सिन बीटा एंडोजेनिक रिसेप्टर्स एंड मस्कार्निक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स शेयर विच फॉलोइंग फीचर्स, देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि रोडोप्सिन कौन सा रिसेप्टर है, बता सकते हो मेरे को, ध्यान दिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस माइन्यूट से सोचिए। रोडोप्सिन कहाँ पढ़ा है हमने, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ट्रांसड्यूसिन, जीटी सिग्नल, डार्क करंट, नहीं है याद, चलो जीटी सिग्नल आपने पढ़ी होगी, जीपीसीआर की जीटी सिग्नल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका रोडोप्सिन एक जीपीसीआर है, ओके, तो रोडोप्सिन क्या है, जीपीसीआर है। बीटा एंड्रोजेनिक ये तो एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर है, यानी ये तो है ही जीपीसीआर, ये तो बच्चे को पता होगा। मस्कार्निक तो आपके जो सिनेप्टिक सिग्नलिंग चलती है उसमें 2 टाइप के सिग्नल चलते हैं, एक चलते हैं आपके निकोटिनामाइड और एक चलते हैं आपके मस्कार्निक। तो निकोटिनामाइड वाली होती है नॉट जीपीसीआर लिंक्ड, वो जीपीसीआर वाली नहीं होती, वो सिंपल आपके आयन चैनल्स वाली होती है। बट मस्कार्निक आपकी जीपीसीआर लिंक्ड है, यानी तीनों आपके हैं क्या हैं, जीपीसीआर हैं। अब देखो अब आपको क्वेश्चन मैंने इजी कर दिया, अब बताओ जीपीसीआर का कॉमन फीचर क्या है, बस ये पूछा मैंने, जीपीसीआर का कॉमन फीचर क्या है, ओके। तो ईच कोजेज द इनविट्री इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स, नो 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 नो, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, इनविट्रो थोड़ी करता है, क्या एपिनेफ्रिन एंडोजेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके क्या इनविट हो जाएगा, इनविट थोड़ी होगा वो। ईच एक्टिवेट द टायरोसिन काइनेज, नो नो नो, ये आरटीके थोड़ी है, टायरोसिन काइनेज होता है आरटीके में। ईच इज कंपोज्ड ऑफ द अल्फा बीटा डाइमर, नहीं, हमने कहाँ पढ़ा कि अल्फा बीटा डाइमर से बने होते हैं जीपीसीआर, नहीं। अब थर्ड स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ाओ, ईच फंक्शन थ्रू दी हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन, क्योंकि देखो जीपीसीआर हैं सभी के सभी, और सभी के सभी जीपीसीआर हैं, यानी सभी के लातों पर क्या लगा होगा साइटोसोलिड डोमेन पर जी प्रोटीन लगी होगी, और कैसी जी प्रोटीन होगी, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन होगी, बिल्कुल सही है लास्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्शन और टारगेट्स ऑफ द सेकंड मैसेंजर ऑफ द फॉस्फोएसिटाइड कैस्केड इज इनकरेक्ट, भाई सिग्नल आएगी जी क्यू सिग्नलिंग, और जी क्यू सिग्नलिंग आपको आती ही रहेगी, ये सिग्नलिंग कभी ख़त्म नहीं होती, इसको कई बार बोलते हैं जीपीसीआर लिंक्ड फोस्फो लाइपेज सी बीटा सिग्नलिंग, ओके, और ये सिग्नलिंग आएगी आपको हर जगह आएगी। तो जी क्यू सिग्नलिंग से क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्शन ऑफ द टारगेट सेकंड मैसेंजर ऑफ द फॉस्फोएसिटाइड कैस्केड इज इनकरेक्ट,
तो पहले मैं बता दूं, इसमें दो ही आपके सेकंड मैसेंजर बनते हैं, एक बनता है डैग, एक बनता है IP3। अब बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, तो डैग एक्टिवेट द प्रोटीन करने से बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, कोई गलती नहीं है इसमें, तो फर्स्ट में तो कोई गलती नहीं है। मोस्ट ऑफ द इफेक्ट IP3 एंड डैग आर एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक, अब देखो आपको कुछ पता नहीं चल रहा तो छोड़ दो, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो। डैग इंक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ PKC फॉर कैल्शियम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। PKC रिक्वायर्ड्स कैल्शियम फॉर इट्स एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। जिस जैसे IP3 आपका एक्टिव होगा, IP3 जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा कि क्या कैल्शियम को रिलीज करवा। कैल्शियम रिलीज होगा तो कैल्शियम बाइंड करेगा प्रोटीन काइनेज C के साथ, या प्रोटीन काइनेज या तो डैग के साथ बाइंड करेगा और प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा, यानी प्रोटीन काइनेज C रिक्वायर्ड कैल्शियम फॉर इट्स एक्टिविटी। ओके, बिल्कुल सही है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट थी ना, वैसे कोई तुक ही नहीं है, बिल्कुल अजीब स्टेटमेंट है। IP3 और डैग एंटागोनिस्टिक क्यों होंगे, ये एक दूसरे को तो ये इंडिपेंडेंट है, या तो लिंक्ड भी हो बोल सकते हैं हम, एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि IP3 से कैल्शियम निकल रहा हो, कैल्शियम डैग को चाहिए एक्टिवेशन के लिए, तो ये लिंक्ड है ना कि एंटागोनिस्टिक हैं, एग्नोस्टिक हम बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच द फॉलोइंग, एक सेकंड, विच द फॉलोइंग आर द सेकंड मैसेंजर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय फॉस्फोअनिस्टर्ड कास्केड। ओहो हो, IP3 डैग, IP3 डैग, ये क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार क्वेश्चन आए हैं ये वाले। ठीक है, तो कहाँ IP3 Q में, कहाँ है डैग S में, QS कहाँ है C में, हो गया सही। 2 नंबर आपके। थोड़ा सा पता लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। कोलरा टॉक्सिन कोजेज मैसिव एंड ऑफन ए फेटल डायरिया वाई। देखो कोलरा टॉक्सिन मैंने आपको बार बार करवाया है, कोलरा टॉक्सिन एंड परटोसिस टॉक्सिन, दोनों में एक चीज़ याद रखना, कोलरा टॉक्सिन के पास ADP राइबोसाइलेशन एक्टिविटी होती है जो लॉक कर देता है GTP बाउंडेड स्टेट में, यानी एक्टिव स्टेट में। ढूंढो, और मैंने इतना बता दिया, आप तो ढूंढ सकते हो आप। पहली स्टेटमेंट इनएक्टिवेट ऑफ G अल्फा, देखो G प्रोटीन अल्फा नहीं होती, एक्टिविटी नहीं होती है, सॉरी इनएक्टिविटी नहीं होती है। GTP बाउंडेड स्टेट में लॉक हो जाएगा आपका G प्रोटीन, लॉक हो जाएगा तो एक्टिव रहेगा वो हमेशा, तो ये तो गलत है। इरिवर्सिबली एक्टिवेटिंग दी एडेनाइलेट साइक्लेज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ये। थर्ड स्टेटमेंट लिखो, लॉकिंग ऑफ GS प्रोटीन इनटू इनएक्टिव फॉर्म, नो 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 नो, यस लॉकिंग होती है GS प्रोटीन की, बट इनएक्टिव फॉर्म में होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है। GDP फॉर्म में होती है, GTP फॉर्म में होती है। और रैपिडली हाइड्रोलाइजिंग, देखो रैपिडली हाइड्रोलाइजिंग तो होती नहीं है, हाइड्रोलाइजेशन ब्लॉक हो जाती है। अब ऑप्शन बी को पढ़ो, इरिवर्सिबली एक्टिवेटिंग एडेनाइलेट साइक्लेज, यानी आपका एडेनाइलेट साइक्लेज एक्टिव ही रहेगा। अगर एक बार आपका एडेनाइलेट साइक्लेज एक्टिव ही रहेगा, ठीक है, मतलब लगातार आपकी क्या होगी, साइक्लिक कैम्पर बनता रहेगा। और एडेनाइलेट साइक्लेज एक्टिव कैसे रहेगा, क्योंकि आपके G अल्फा S वाले सब यूनिट GTP बाउंडेड हो चुकी है, GTP बाउंड हो चुकी है, यानी G प्रोटीन आपकी परमानेंट एक्टिव हो चुकी है, यानी एडेनाइलेट साइक्लेज परमानेंट एक्टिव हो चुका है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, VSC द एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर मैप काइनेज इन 2 डिफरेंट सेल। देखो इधर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, मैं एक आपको हिंदी में बता देता हूँ। कोई एक रिसर्चर है, उसने 2 सेल लिए और उन 2 सेलों में मैप काइनेज की एक्टिविटी को देख रहा है। किसी एक में मैप काइनेज की एक्टिविटी नहीं आई और किसी एक में मैप काइनेज की एक्टिविटी आ गई, तो ऐसा क्या हो सकता है कि एक सेल में आ गई होगा, एक सेल में नहीं आई, क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका रीज़न सभी हो सकते हैं। ठीक है, PQRS बहुत ईजी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल एक्सप्रेशन से। ओके, क्वेश्चन 15, कोलरा टॉक्सिन, अगेन वही क्वेश्चन है, आपको बस सही सिग्नल नहीं बतानी कौन सी चलेगी। देखो कोलरा टॉक्सिन में आपकी GS सब यूनिट होती है, जो GS अल्फा वाली, वो कैसे हो जाती है, लॉक हो जाती है। तो GI का कोई रोल है नहीं, GI का कोई रोल है नहीं, तो स्टेटमेंट C और D दोनों हो जाए आपके कैंसल, एलिमिनेट। अब बताओ A और B में, मैंने अभी पीछे बताया आपको, GS सब यूनिट आपकी GTP बाउंडेड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब पढ़ो स्टेटमेंट 1 पढ़ो, कोलरा टॉक्सिन modify the GS subunit which is unable to hydrolyze the bound GTP and result into increased cyclic AMP, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो बी में क्या बोला है कि ठीक है, बी में भी आधी बात ठीक है इन्होंने कि कोलरा टॉक्सिन मॉडिफाई कर देता है GS अल्फा सबयूनिट को, वो जो अनेबल कर देगा हाइड्रोलाइसिस जो बाउंड GTP को, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। बट साइक्लिक AMP घटेगा थोड़ी, एक बार आपका G प्रोटीन एक्टिव होगी तो साइक्लिक AMP लगातार बनता रहेगा,
तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मैक काइनेज इज अनयूजुअल इन दैट। देखो मैक काइनेज आपको कब बनता है, रास मैप काइनेज पाथवे में। जैसे आपका रैस एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको एक्टिवेट करते हैं सोस और ग्रेब 2, और जैसे ही आपका रैस एक्टिवेट हुआ, रैस ने रैफ को एक्टिवेट किया, रैफ ने आपका मैक को एक्टिवेट किया, मैक ने इरैक को एक्टिवेट किया। अब जो मैक है उसके पास कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, और हर एक कोई जानता है जिन्होंने सिग्नल पढ़ी है, ड्यूल स्पेसिफिसिटी काइनेज। तो आपको कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है, सी इज़ द राइट आंसर। ये कोई नॉलेजेबल क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि मैक के पास थ्रेनिन की एक्टिविटी भी होती है 161 पोजीशन पर, 61 नहीं 181 पोजीशन पर, और 183 पोजीशन पर टायरोसिन की एक्टिविटी होती है। तो ये तो पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आरटीके के बारे में क्वेश्चन आया है। आरटीके आर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स रिसेप्टर, नहीं आरटीके तो सिंगल पास होता है, 7 हेलिक्स वाला तो जीपीसीआर होता है कट। क्या ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन एंजाइम है? यस, इंटीग्रल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर ही रहा है, सरफेस रिसेप्टर है। क्या ये एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को? यार जीपीसीआर थोड़ी है, तो कट कर दो इसको भी। आर ऑप्शन एक्टिवेटेड बाय द लिगैंड इंड्यूस्ड डायमेशन, यस डायमेशन तो होती है, तो क्यूएस का वहाँ पर क्यूएस है, ये डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 SH2 डोमेन के बारे में आया, और इस बार नेट में क्वेश्चन आया था, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन आया था ये, 4 नंबर में। आप सोच सकते हो 4 नंबर कितने होते हैं, और सिंपल बात है मैंने आपको बताई हुई है कि SH2 डोमेन किसी भी प्रोटीन को यदि आरटीके के पास बाउंड होना है तो उसके पास SH2 वाली आर्म होनी चाहिए। मैं बार बार कराता हूँ, एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ऐसे, ठीक है, कोई लड़का है, उसकी एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, ये कौन सी आर्म है? SH2 आर्म है। ये कौन सी आर्म है? SH3 आर्म है। तो किसी को भी अगर रैस मैप पाथवे रन करवाना है तो उसके पास कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? उसके पास वही ये 2 आर्म होनी चाहिए, एक आर्म है SH2 आर्म, एक आर्म है SH3 आर्म। अब जबकि SH2 आर्म है, SH2 आर्म, ये 2 वाली आर्म उस आरटीके के पास बाइंड हो जाती है, और जो 3 वाली आर्म है ये रिक्रूट करवाती है सोस को, SOS। और SOS क्या है? SOS एक गैफ है, अगर वो एक्टिव हो गया तो आपका रैस एक्टिवेट हो जाएगा, रैस एक्टिवेट हो गया तो रैफ एक्टिवेट हो जाएगा, रैफ एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका मैक एक्टिवेट हो जाएगा, मैक एक्टिवेट हो जाएगा तो इरैक एक्टिवेट हो जाएगा, इरैक एक्टिवेट हो जाएगा तो इरैक क्या करेगा? इरैक क्या है? इरैक की मैप काइनेज है, इरैक चला जाएगा न्यूक्लियस में, ELK को बने एक्टिवेट करेगा, ELK एक्टिवेट हो जाएगा तो वो आपका फोर्स मिक जून को एक्टिवेट करेगा, फोर्स मिक जून एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो साइकिलिन डी को बनाएगा, साइकिलिन डी बनेगी, सेल साइकिल का प्रोग्रेशन होगा, सेल साइकिल का प्रोग्रेशन होगा तो सेल बन जाएगा कैंसरस। ये सारा प्रोसेस था। SH2 डोमेन की बात की जा रही है। अब SH2 डोमेन आरटीके के साथ बाइंड करना है तो SH2 के डोमेन के पास क्या होना चाहिए? ऐसा एक डोमेन हो चाहिए जो फोस्फेट के साथ बाइंड कर जाए, और फोस्फेट के साथ बाइंड करना है आरटीके के, तो स्टेटमेंट 1 को पढ़ लो। प्रोटीन डोमेन्स दैट बाइंड्स फोस्फोटायरोसिन कंटेनिंग पेप्टाइड, यानी आरटीके के पास बाइंड करना है और आरटीके के फोस्फेट वाले रेसिड्यू के ऊपर। स्टेटमेंट 1 इज ठीक, और 4 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। क्वेश्चन नंबर 19, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर आरटीके के बारे में क्वेश्चन है, और बहुत इजी स्टेटमेंट है। शुड बी ट्राइमराइज, ट्राइमराइज मैं इतने बार बोल चुका हूँ, डाइमराइज, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इनटू एक्टिविटी इन द सिग्नल ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही है। हैविंग फोस्फेट रिमूविंग एक्टिव साइट, फोस्फेट रिमूविंग कि फोस्फेट एडिंग, बताओ। टायरोसिन काइनेज है, टायरोसिन फोस्फेट तो नहीं है। देखो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, यानी फोस्फेट को ऐड करने की हिम्मत उसके अंदर, फोस्फेट को रिमूव करने की थोड़ी है। फोस्फेट को रिमूव करने को होती तो हमने बोलना था RT और K नहीं बोलना था, हमने बोलना था RTP, यानी रिसेप्टर टायरोसिन फोस्फेटेज बोलना था अगर रिमूविंग की एक्टिविटी होती। उसके बाद एडिंग की एक्टिविटी होती है, तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अब लास्ट पढ़ो, कैन बी ओंकोजीन, यस वो ओंकोजीन बन सकते हैं अगर उनको ज्यादा स्टिमुलस मिल गया। तो ओंकोजीन्स के होते हैं ऐसे जीन्स जो कैंसर कोज कर सकते हैं। अगर इनको मैं अगर स्टिमुलेट कर दूँ ना, अगर मैं आरटीके को स्टिमुलेट कर दूँ तो बहुत ज़्यादा सेल की प्रोलिफरेशन होगी, और बहुत ज़्यादा सेल की प्रोलिफरेशन होगी यानी कैंसर बनेगा, तो ये ओंकोजीन बन सकता है ये, यानी स्टेटमेंट डी इज द राइट आंसर। और 20 क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं तभी दोबारा नहीं करवा रहा हूँ, ये NO सिग्नलिंग से ये मैंने कल करवाया था। इसका राइट आंसर होगा आपका वो वाला
आर्जिनिन से नहीं बनता है, वो किससे हाँ आर्जिनिन से बनता है, उसमें बताया हिस्टिडीन में बनता है, ऐसा कुछ है। तो हिस्टिडीन से नहीं बनता है, NO बनता है आपका आर्जिनिन से। ये रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। टोटल आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल के साथ बने रहो फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।